वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज़ विकास, योर बायोलॉजी टीचर्स। बच्चों, हम लोग आपके नीट के रिगार्डिंग जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उस पर चर्चा कर रहे थे। तो कुछ लेक्चर हम लोग पढ़े थे और आज अब हम लोग उससे कंटिन्यू करेंगे उसको, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो हमको शायद यहाँ तक याद है कि हम लोग इसमें पढ़े थे क्या, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, और एक था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, है ना, ये बात पढ़े थे। उसके बाद फिर पढ़े थे डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन आपके बारे में समझे होंगे क्या होता है, आइडिया। वहीं से हम थोड़ा सा एक बार रिकॉल करके बात आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो वो क्या होता था। देखिए, एक्चुअली जो मेल और फीमेल गैमिट मिलते थे, जैसे ये एक मेल गैमिट है ना, और इधर क्या है, फीमेल गैमिट। एक्चुअली जब ये मिलता था तो ये तो सिंपल सा क्या होता था, फर्टिलाइजेशन, और ये बनता था जाइगोट, और इस प्रोसेस को क्या बोला गया था, फर्टिलाइजेशन, है ना। ये तो सिंपल सी बात थी, सब में ऐसा ही फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन हम लोग को ये जानना था कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। हम लोग डिस्कस किए थे डिटेल में, लेकिन अब थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे, है ना, जिससे कि हम लोग को बात चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो चलिए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि अगर प्लांट में फर्टिलाइजेशन होगा तो कहाँ पे होगा, उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, है ना। और वो क्या होता है, ओवरी, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका जो जहाँ फीमेल गैमेट बनता है वो क्या होता है, ओवरी, और वो कहाँ पाया जाता है, फ्लावर में, है ना। तो उसमें क्या होता है, मेन जो होता था, एक होता था एम्ब्रियो सैक, है ना, ये क्या होता था, एम्ब्रियो सैक। अब इसी को अगर कंप्लीट करेंगे तो ये कुछ ऐसा होता था ना, नीचे इसमें ऐसे दो सेल थी और एक इसी के ऊपर था जिसको हम लोग बोला थे एग सेल। ये ऐसा कुछ याद आ रहा होगा आपको, है ना। और ये ऊपर जो थी, ये ऊपर क्या थी, ये 3 सेल थी ऊपर, 1 2 3, है ना। हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं, जल्दी से रिकॉल करेंगे। तो और यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई थी, या पोलर सेल बोल सकते हैं हम लोग इसको, है ना। और इधर से इसी में डबल फर्टिलाइजेशन को समझे थे हम लोग, और इधर से मान लीजिए पिस्टिल में पोलन ग्रेन गिरा है और वो जर्मिनेट होगा। एक बात है, जो पोलन ग्रेन होता है ना, वो है मेल गैमेट, वो हमेशा नॉन मोटाइल होता है ना। क्यों होता है नॉन मोटाइल? जो पोलन ग्रेन्स है वो मेल गैमेट है, वो नॉन मोटाइल है। वो कैसे कहेंगे इसको आप? नॉन मोटाइल मतलब ये है कि अपने से वो मूव करके इसके पास नहीं आ पाएगा, उसको किसी के द्वारा लाया जाएगा। हाँ, जैसे कि जो पॉलिनेशन हम लोग पढ़े थे, इसी तो पढ़े थे ना, जैसे एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी ना कि वहाँ तक पहुँचाने के लिए। जैसे हम एक एग्जांपल देते उस समय कि जब शादी ब्याह होगा तो भाई बारात जाएगा तो कोई ना कोई बस गाड़ी करके जाएगा, वैसे तो है नहीं है, या तो पैदल जाएगा, कुछ ना कुछ तो लोकोमोशन होना चाहिए ना। तो इसके लिए इसलिए वो मतलब वो नॉन मोटाइल होता है। अभी हम जब आगे हम लोग ह्यूमन का केस पढ़ेंगे तो ह्यूमन का जो गैमेट है वो मोटाइल होता है ना, वो अपने आप मूव करके पहुंचेगा अपने टारगेट पर। लेकिन ये ऐसा नहीं था। इसीलिए देखिए, यहाँ पे जब ये स्टिग्मा पे गिरा था तो याद करिए, वो मूव करके अंदर नहीं आया था, ये यहाँ पे ऐसे जर्मिनेट हुआ था, है ना। मतलब वो अपने स्थान पर ही था, लेकिन क्या हुआ था, जर्मिनेट हुआ था। तो इसीलिए कह सकते हैं ये नॉन मोटाइल है। अगर मोटाइल होता तो किसी भी पॉलन एजेंट की जरूरत पड़ती ही ना, है ना, अपने आप खुद ही चल के चला जाता। तो इसलिए हम सकते हैं, उसको बोलते हैं ये नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो अब हम ये मान के चले थे कि यहाँ से जर्मिनेट होके ऐसे पोलन ग्रेन आ रहा था, ऐसे ऐसे, है ना, यही बात तो हो रही थी उस दिन। और ये जर्मिनेट होके आया और ये यहाँ पहुँच गया है। अब इसमें 2 न्यूक्लियस थे, अर्थात 2 मेल गैमेट 2 थे, है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये मेल गैमेट थे दोनों। अब ये मेल गैमेट क्या था, इन दोनों मेल गैमेट से क्या होगा, ये वाली क्या सेल थी, ये एग सेल थी, है ना, याद है ना, ये एग सेल था। और इसी एग सेल से और ये दोनों क्या थे, सिनर्जिड, ये सिनर्जिड सेल थे, हम लोग उसको डिस्कस किए थे। अच्छा, इसी में एक और होता है, एक उसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। ये दोनों सिनर्जिड में ऐसे 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 पाए जाते हैं। बस में आ गई। अब देखिए, इसमें क्या है कि ये जो मेल गैमेट का एक गैमेट हम कह सकते हैं, इससे जाके ये मिलता था एग सेल से, है ना। जब ये एग सेल से मिलता था तो इसके मिलने के बाद यहाँ जो बनता था उसको हम लोग बोलते थे जाइगोट। बस में आ गई थी। तो एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गया
और सिनर्जिड क्या कर रही थी, दोनों को हेल्प कर रही थी, फिलिफार्म भी हेल्प कर रही थी। अब ये जो दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला ये जाके मिलेगा, इसी से जाएगा, मतलब ये रास्ता क्लियर हो जाएगा, तो इसी रास्ते से ये जाएगा और जाके मिलेगा कहाँ, इनसे। तो जब ये पहुंचेगा तो इनसे पहले पहुंचने से पहले ये जो दोनों सेल है ये मिल के पहले एक बन जाएंगी, तो ये n रहेगी तो ये कितना हो जाएगी 2n। अब फिर ये जो ये वाइट वाला है, जब ये वाला जाएगा तो ये इससे मिलेगा, जब ये इससे मिलेगा तो ये एक से मिल गया, है ना। तो कुल मिला के ये जो बना ये मिलने के बाद बना, और ये जो बना इसको बोला जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, है ना, यही बात था। अब देखिए ये जो जाइगोट बना है ये जाइगोट 2n होगा, और ये जो बना है ये क्या होगा 3n होगा, क्योंकि देखिए दो तो यही था, है ना, और एक ये वाला हो गया तो 3n हो गया। अब ये आगे डेवलप करेगा, बनाएगा पेक, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, है ना। अब ये इसी के अंदर जैसे ये बन गया तो ये पूरा इसके अंदर ऐसे भर जाएगा, पहले ये न्यूक्लियस फॉर्म में ये ऐसे 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 पूरा हर जगह पे भर जाएगा। बस में आ रही है एंडोस्पर्म का। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। अब ये जो PEC प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है ये क्या होता है, ये एक्चुअली होता है अगर इसके ऊपर एक ऐसा लेयर बन जाएगा, ऐसा वाल बन जाएगा तो वो कहलाएगा सेल बन गया, कहीं पहले न्यूक्लियस रहेगा फिर क्या बनेगा, सेल बन जाएगा। बस में आ गई। अब यही सेल आगे चल के एंडोस्पर्म बनेगा, तो इसको अगर इसको देखेंगे तो ये आगे क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, है ना। ये आगे अब क्या बना देगा, एंडोस्पर्म। बस में आ गई। अब ये भी क्या होगा 3n होगा ना ये। अब इधर देखिए जाइगोट है, ये जाइगोट आगे डेवलप होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो उसके बाद आगे क्या बनेगा, सीड। बस में आ गई। तो अब ये भी क्या होगा 2n, ये भी क्या होगा 2n। बस में आ गई। अरे इस प्रोसेस को जो ये जाइगोट बना था इसको हम लोग बोले थे सिनगैमी, और इसको बोला था ये वाला ट्रिपल फ्यूजन। तो जो ये यहाँ पे जो ट्रिपल फ्यूजन होगा ये, और यहाँ जो सिनगैमी होगी ये, इन दोनों को मिला के वही तो बना था डबल फर्टिलाइजेशन, यही तो बात था। तो हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आता है नीट में, ऐसे ऑप्शन दे देगा, बोले बताइए क्या क्या है, तो सिनगैमी प्लस डबल फर्टिलाइजेशन, क्या, अरे सॉरी ट्रिपल फ्यूजन, ये क्या कहलाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये जो बनेगा प्रोडक्ट उसको हम लोग कहते हैं तो ये 5n होता है ना, क्योंकि 2 इसका 3 इसका। बस में आ गई। तो ये हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, ये हम लोग पढ़े थे, बस इसको रिकॉल कर लीजिए जिससे की बातें याद रहे, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग आज थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसके बाद ये जो सीड है यहाँ जाइगोट से लेके सीड तक डेवलप हुआ है। अच्छा एक बात और, ये जो जाइगोट बना है ये फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, तो जाइगोट का फर्टिलाइजेशन के बाद बनना ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि ट्रू फर्टिलाइजेशन इसका यही वाला कहलाएगा। बस में आ गई। और जो ये वाला है ये ट्रिपल फ्यूजन है, फर्टिलाइजेशन ये भी है, लेकिन ट्रू ये नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के मेन बाद जब बनना चाहिए तो क्या बनना चाहिए, हमको सीड चाहिए, मतलब जो हमारे बेबी है वही तो हमको चाहिए ना। एंडोस्पर्म तो इसको न्यूट्रिशन देगा, हमने बताया था कि एंडोस्पर्म क्या करेगा, इसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। अरे यहाँ बताया था ना कि यहाँ गया इसने एक शादी लेकिन 2 शादी कर लिया, तो एक मान लीजिए सीड डेवलप करेगा, एक उसको न्यूट्रिशन देगा। बात समझ आ गई। तो इस तरह से एंडोस्पर्म देखना। अब देखिए हम लोग इसके बाद की कहानी, ये क्या हो कैसे बनेगा और ये कैसे बनेगा, अब उसको आज शुरू करेंगे। ठीक है, इतना बात समझ आई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पे ये तो वही डायग्राम था, आउटलाइन डायग्राम पूरा, कौन पार्ट कहाँ पे बना था ये बात है। ये तो अब इसमें देखिए ये यहाँ पे एक बात ये लिखा है, ये वाला, ये यहाँ पे लिखा है डबल फर्टिलाइजेशन, दिखाई दे रहा है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा ना, अंधेरा है। वो असल में ये जो है ना, ये इमेज खींच के लगाया गया है, तो अब हम जो बनाएंगे तो PDF से बनाएंगे, तो अब नहीं ब्लर होगा, क्योंकि अब ये पूरा बना चुका है ना, तो ये इसलिए ब्लर हो जाता है थोड़ा सा। जब PDF देंगे तो नहीं ब्लर होगा। देखिए ये अब इसमें क्या है, ये डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, 5n, है ना। और देखिए अब यहाँ पे है, यहाँ पे ट्रू फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बना था, तो ये कितना होगा 2n, और यहाँ पे है ट्रिपल फ्यूजन, तो ये क्या होगा 3n। ये बात यही है।
अब इन दोनों को मिलेगा तो क्या बनेगा, डबल फर्टिलाइजेशन 5n का होगा। ये वही वाली बात इसमें लिखा है, ट्रिपल फ्यूजन जब ट्रू फर्टिलाइजेशन होगा, ये जो लिखा है ये ट्रू फर्टिलाइजेशन। इसमें देखिए एक मेल गैमीट है, दूसरा एग सेल, ये भी एन रहा था, ये भी एन रहा था। जब जाइगोट बना था क्या बना था, ये 2n बना था, है ना। अब इसके बाद इस तरह से ये वाला हो गया, ये ट्रिपल फ्यूजन वाला है, ये ट्रू फर्टिलाइजेशन नहीं है। अब ये बनेगा तो इसमें एक दूसरा वाला मेल गैमीट, ये भी एन रहा होगा, और जो यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गए थे फ्यूज होने के बाद, तो ये जो बन गया तो ये 2n बन गया, तो ये मिलके क्या बन गए 3n। तो ये कहलाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जिसको PEN बोला गया था, है ना। ये कैसा होता है 3n। बात समझ आ गई। यही वाला इसमें डायग्राम दिखाया। अब देखिए, अब हम लोग ना यहाँ पे जैसे कि ये समझे कि इसके बाद ये इधर सीड बनेगा, उधर इंडोस्पर्म बनेगा। तो अब इसके बाद पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो इंडोस्पर्म बन रहा है उसकी थोड़ी सी कहानी क्या है ना। तो ये यहाँ पे जो लिखा है, ये लिखा है इंडोस्पर्म, ठीक है। पहली बात तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ये बात आपको समझ आ ही रहा हो ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो पहले तो जो इंडोस्पर्म है वो ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है, और ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है, ये बात हम लोग जानते हैं। अब इसका थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे इंडोस्पर्म का ये जो ट्रिपल फ्यूजन प्रोडक्ट है, इसमें कुछ बातें हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सीड विथ डबल इंडोस्पर्म, कुछ सीड ऐसी होती हैं जिसमें दो इंडोस्पर्म पाए जाते हैं। जैसे देखिए, आपको देखिए ये कोकोनट, जो कोकोनट है इसमें 2 टाइप का इंडोस्पर्म पाया जाता है। देखिए, एक ऐसा होता है ना, एक होता है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, एक होता है ये वाला न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं लिक्विड इंडोस्पर्म, न्यूक्लियर कहिए या इसको कहिए लिक्विड इंडोस्पर्म, है ना, लिक्विड इंडोस्पर्म। देखिए, एक्चुअली क्या है, जो आप नारियल का गोला पानी जो पीते हैं, है ना, तो वो इंडोस्पर्म है, वो बना है न्यूट्रिशन देने के लिए। कहाँ पे, सीड को न्यूट्रिशन, क्योंकि नारियल का जो सीड होता है ना बहुत छोटा होता है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे ना नारियल सीड, देखिए कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे बना रहे हैं थोड़ा सा, नारियल का गोला कुछ ऐसा होता है, आप देखे होंगे कुछ ऐसा टाइप का, है ना, ऐसा टाइप होता है। यहाँ पे ना ये सबसे ऊपर पॉइंट पे, ये यहीं पे छोटा सा सीड होता है। तो ये जो पूरा दिखाई दे रहा है, ये आपका है इंडोस्पर्म। क्या है ये, इंडोस्पर्म है। और जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का, ये होता है इसका मेन सीड। बात समझ आ गई। अब देखिए, ये इंडोस्पर्म जो बना है ना, ये इसको न्यूट्रिशन देने के लिए बना है। तो अब ये जो इंडोस्पर्म ने गोले में बनाया है, ये कह रहे हैं कि ये सॉलिड इंडोस्पर्म है। कैसा है ये, सॉलिड इंडोस्पर्म। लेकिन इसके पहले ये लिक्विड रहा होगा। बात समझ आ गई। अब देखिए, लिक्विड का जैसे अब नारियल का गोला जो आता है मार्केट में, जब उसको पीते हैं तो वो लिक्विड इंडोस्पर्म है। और याद करिए, यही न्यूक्लियर इंडोस्पर्म भी है। ये यहाँ पे जब ये सबसे पहले ये यहाँ बना है, ये वाला देखिए, हमने बताया ना कि पहले क्या बनेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियर, है ना। तो ये पहले न्यूक्लियस फॉर्म में रहेगा। तो जब वो लिक्विड रहेगा तो न्यूक्लियस रहेगा। अब अगर किसी न्यूक्लियस के बाहर सेल का प्रोटेक्शन आ जाए, मतलब बाहर सेल बन जाए, तो क्या बनेगा, सेल बनेगा। तो फिर बनेगा प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल, और वही इंडोस्पर्म होता है वो। बात में आ गई। तो इसका काम क्या था, न्यूट्रिशन देने के लिए, है ना। तो ये बात जो देखिए, ये हो गया इंडोस्पर्म। अब ये जब इसका इंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन देता है, लेकिन देखिए इसका सीड एकदम छोटी होती है, ये कितना न्यूट्रिशन देगा इसको, मतलब इसको न्यूट्रिशन देने के बाद भी एकदम बचा रह जाता है। बात में आ गई। तो बचा है तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, है ना। ये हमारे यूज़ के लिए नहीं देता है, ये वो अपने सीड को डेवलप के लिए, है ना। हम लोग समझ गए, भगवान को चढ़ा देते हैं, नारियल पे लेते हैं, बोलते बहुत न्यूट्रिटिव। अब सोचिए, अगर इंडोस्पर्म होगा, इसका काम है न्यूट्रिशन देना, तो पक्का इंडोस्पर्म बहुत ज़्यादा हाईली न्यूट्रिटिव होगा, है ना, क्योंकि उसका उद्देश्य ही है कि उसको न्यूट्रिशन देना, है ना। तो इस सब ऐसे बातों को ना लिंक करते रहा करिए, क्योंकि लिंक करेंगे तो जो नीट में जो क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा नहीं कि सारा बात वही किताब ही से आएगा या मेरे बात से ही आएगा, है ना, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। अब कोई अगर ऐसा बोलता है तो ये बात सही नहीं है। जैसे कोई अगर बोलेगा मैं जो पढ़ाऊँगा 100% वही से आएगा, ये बात सही नहीं है। देखिए, ये तो आपको
मतलब भ्रम में रखा जा रहा है। क्योंकि देखिए पढ़ाता कोई और है, पेपर कोई और बनाता है, फिर उसको सेट कोई और करता है, तो ऐसा तो है नहीं, है ना, कि जो मैं पढ़ाऊँगा वही आएगा। बस मेरी गारंटी ये है कि जो हम पढ़ाऊँगा कंसेप्ट, क्वेश्चन उस कंसेप्ट से आएंगे, बस में आ रही है। अब उसको कैसे करना है वो तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उस हिसाब से समझेंगे, हर चीज़ को लिंक करेंगे, तभी तो जान पाएंगे ना। जैसे जब आप नीट करने के बाद जब डॉक्टर आप बन जाएंगे तो आपके पास जब पेशेंट आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि हर पेशेंट का वही जो हम किताबी में पढ़े हैं वही दिक्कत वही समस्या रहेगी। पेशेंट बहुत टाइप के आएंगे, बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलेगी। ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, यार ये कैसा हो गया, किताब में आप कुछ पढ़े होंगे ये कैसा आ गया, तो उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन भी होते हैं। तो टीचर अगर कोई कहे कि 100% हमारे से आएगा तो ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है ना, ये पूरी गलत है। बस ये कह सकते हैं कि हमारा कंसेप्ट आएगा, जो हम बताएंगे उस पर बात तो होगी, है ना। तो अब इसे मान लिया हम एग्जाम्पल करते हैं कि एक डॉक्टर है। एक्चुअली एक केस हुआ था, एक आदमी था वो ऐसे गिर गया तो उसका सर फट गया। सर क्या फटा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर चोट लग गया और अंदर बहुत ज़्यादा वो इंजर हो गया ब्रेन में। तो अब यही हाँ इंटरनल बहुत ज़्यादा हो गया। अब उसको ठीक करने के लिए वो चाहिए था कि इतना पार्ट कट करना पड़ता, कट करके जब उसको अंदर प्रॉपर उसमें हम लोग ड्रेसिंग करेंगे, दवाई करेंगे, तब जाकर ठीक होगा। अब इसको कट करना मतलब ये काट के बाहर निकालना होगा। अब इसको सोचिए बाहर निकाल देंगे तो ये दोबारा जुड़ेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी खोपड़ी में होता है, जैसे मान लीजिए ये ब्रेन, ये खोपड़ी का इतना वाला पार्ट है, हम कह रहे हैं इतना कट करके हमको इसको ट्रीटमेंट करना है, तो इसको बाहर निकाल देंगे तो कैसे जुड़ेगा, बाद में मर जाएगा। तो डॉक्टर ने देखा क्या दिमाग लगाया, डॉक्टर ने दिमाग लगाया, इसको कट किया और इसको कट करके पेट के अंदर डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसको बाहर कहीं भी रखोगे कुछ दिन बाद ये डेड हो जाएगा, अब ये वापस में लगेगा नहीं। अगर हमारे शरीर के अंदर रहेगा तो ये बन जाएगा। तो पहले इसको कट किया, यहाँ पे डाल दिया काट करके, और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट किया। अब ये ट्रीटमेंट करने के बाद सारा घाव धीरे धीरे ठीक हो गया। जब ये इंजरी खत्म हुई तब इसका फिर से काटा, इसको बाहर निकाला और ला के यहाँ पे लगा के सील के बना दिया। अब हालांकि ये सब चीज़ें बहुत कम्प्लेक्स है, इतना आसानी से होगी नहीं, सारा कुछ एकदम हॉस्पिटल में हो रहा था, उसमें डॉक्टर के निगरानी हो रहा था, लेकिन कर तो दिया ना। अब ये चीज़ दिमाग किताब में कहीं लिखी थोड़ी थी कि तुम ऐसा करोगे ऐसा बनेगा ना, तो समझिए बस ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। ये तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट है, बाकी तो आपको डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आप प्रैक्टिस भी करना शुरू करिए आप लोग, है ना। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हम जो बताएं, पहले आप NCERT जाके पढ़िए, उसके पीछे कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसको पढ़िए, फिर उसके बाद मार्केट में आता है पिछले साल आए हुए क्वेश्चन, उसको ले लिए होगा मिलेगा। बाकी यहाँ से हम लोग वही मटेरियल दिलवाएंगे सर, है ना, जो पिछले उसमें क्वेश्चन भी रहेगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और हम लोग अभी प्लान कर रहे थे कि जैसे एक स्टूडेंट खत्म होगा उसका टेस्ट लिया जाएगा, है ना, तो उससे क्या लगेगा, आइडिया लगेगा। हाँ यूनिट टेस्ट होगा, बना लेंगे कि 10 क्वेश्चन देंगे या 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम लोग अपना, तो उस हिसाब से टेस्ट लेंगे, और टेस्ट लेने के बाद हम लोग को आइडिया लगेगा। तो आपको लोगों को भी आइडिया ऐसा रहेगा कि हम कितना पानी में है और हम लोग कितना और काम करना है। तो देखिए एकदम प्रॉपर काम करना पड़ेगा, है ना, तभी हो पाएगा। ऐसे मतलब केवल ऐसे आएंगे पढ़ेंगे चले जाएंगे तो इससे काम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को निकालना है ना नीट। हम उस दिन बताए थे कंपटीशन कितना है कि अगर आपका 630 से नंबर कम आ रहा है तो मतलब खतरे में है आप। 720 का पूर्णांक होता है, 630 से अगर कम आएगा तो खतरे माना जाएगा, है ना। तो इससे ऊपर नंबर लाना, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ वही तो नहीं मिलता, उसी तरह तो इसमें कम से कम इतना काम करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हमें मेहनत बहुत करना पड़ेगा बेटा, है ना। तो हम लोग करेंगे नहीं तो ही काम बनेगा ऐसे, है ना। बस में आई ये सब। तो ये हो गया एंडोस्पर्म। तो यही बात यहाँ पे जो डिस्कस हो रही थी, कहाँ गया, ये था। तो एक होता था न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो हम लोग पानी पीते हैं, और वही जब सॉलिड बन जाता है तो बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, या बोल सकते हैं सेलुलर। यानी कि या तो कहिए ऐसा कहिए कि मान लीजिए अभी जो बना था प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, है ना। तो ये देखिए अभी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। अब जब अगर इसके ऊपर हम एक ऐसे सेल का आवरण चढ़ा देंगे, ऐसे ये बन गया ना, तो सेल आ गया। तो अब ये कहलाएगा, दूसरा कहलाएगा सेलुलर एंडोस्पर्म। अब यही आगे चल के क्या बनेगा, सॉलिड एंडोस्पर्म, जो हम लोग गरी का गोला जो बोलते हैं, जब हम चढ़ाते हैं वो वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए ये होता है कोकोनट में। अब यहाँ पे जो ये एंडोस्पर्म बनते हैं ना, उसके कुछ टाइप दिए गए हैं। देखिए जैसे एक होता है मोजैक एंडोस्पर्म, ये जिया मेज होता है, जो मक्का जिसको बोलते हैं, जानते हैं ना, वो जिया मेज में ये मोजैक एंडोस्पर्म टाइप का होता है। तो ये देखिए ये कैसे, तो थोड़ा इसको समझिए। देखिए यहाँ पे क्या पहले होगा, पेन होगा, समझ गए। उसके बाद ये जो बनेगा, अगर बाहर कुछ आ गया तो क्या बनेगा, वो पैक बनेगा,
प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बनेगा। तो ये बना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मतलब इसके अंदर ये बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे खूब सारे डिवाइड हो गए, ये ऐसे हो गए। अब इसके बाद इन सभी न्यूक्लियस के ऊपर ये देखिए एक एक ऐसा सेल चढ़ गई, ऐसे देखिए दिख रहा है इसमें, है ना। तो ये ऐसे ऐसे ये सब इसमें। अब इसके बीच में क्या है, इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस भरा है, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ यहाँ है ना। तो अब देखिए ये जैसे बना, ये क्या बन गया, सेलुलर एंडोस्पर्म। बात समझ गई। तो ये मोज़ेक टाइप का होता है। अब मोज़ेक के अंदर जैसे आप कोई छत, जो नीचे फ्लोर होता है, इसमें कभी ना लोग ऐसे पॉइंट वो दाने डाल देते हैं, जैसे इसमें स्टार दिख रहा हो ना, ऐसे कहीं कहीं पॉइंट पॉइंट दिख रहा है ना, डिजाइन बनाई गई है। तो ये प्रकार का मोज़ेक है। तो ये मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। सेल में भी मिलेगा। क्लास 11th में जो चैप्टर है सेल, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर प्रोटीन धंसा हुआ होता है, तो वो ऐसे मोज़ेक मॉडल बनाता है ना। तो यही ये भी ऐसे इसमें ऐसे अलग अलग दिखते से बोलते हैं मोज़ेक मॉडल टाइप का। ठीक है। अब एक दूसरा भी देखिए, अब आगे चलते हैं इस पे। देखिए ये तो हो गया एंडोस्पर्म की बात, इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है। ये इसको हम लोग बस इतना समझाना है मोज़ेक में। अब देखिए, अब इसके बाद ये हो गया एंडोस्पर्म की कहानी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, जाइगोट। यहाँ पे दूसरा वाला जो बना था, ये वाला बना था जाइगोट से सीड। अब ये जाइगोट से सीड जो बना है उसको समझना है कि जाइगोट से सीड कैसे बनता है ना। एक्चुअली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो जाइगोट से सीड बनता है, तो इसको हम लोग एक बात बोल सकते हैं ना, एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना। अब देखिए, अगर क्योंकि मेन काम तो क्या है, सीड बनाना ना, एंडोस्पर्म तो उसको न्यूट्रिशन दे रहा था। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे है जाइगोट, यहाँ पे क्या है, जाइगोट। अब जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, पहले एम्ब्रियो बनेगा और फिर ये पूरा क्या बन जाएगा, सीड। यही मेन काम है हम लोगों का। बात समझ आ रही है। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं, हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। यहां से इसके बाद जो प्रोसेस होती है ये सब क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। बात समझ आ गई। तो ये क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो अब हम लोग को जो टॉपिक होगा उसका नाम है एम्ब्रियोजेनेसिस। बात समझ आ गई। चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब इसको आगे। देखिए यहाँ पे ये एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला दिखाई दे रहा है। इसको हम थोड़ा सा कलर करते चलेंगे। देखिए जाइगोट जब बना था तो ये जाइगोट ऐसा है ना। ये क्या था, ये जाइगोट है। अब देखिए इस जाइगोट का डेवलप होके एम्ब्रियो बनना है। तो अच्छा, जाइगोट जब डेवलप होगा तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसे जाइगोट है तो ये डिवाइड करेगा, फिर और डिवाइड करेगा, फिर और डिवाइड करेगा, ऐसे डिवाइड करके डिवाइड करेगा, ग्रोथ करेगा, फिर डिवीजन करेगा, ग्रोथ करेगा, ऐसा करता जाएगा और लास्ट में एम्ब्रियो का फॉर्म बनेगा, वो सीड बनेगा। बात समझ आ रही है। तो ऐसे कंडीशन कहानी इसकी भी कुछ है। देखिए ये पहले जाइगोट था। अच्छा, जाइगोट कैसा होगा, एन होगा कि 2n होगा, 2n होगा ना। जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, 2n है। अब देखिए ये जाइगोट में हुआ डिवीजन। तो देखो जब एक तो डिवीजन होता है ना तो ये ऐसा करता है, ये ऐसा लंबे लंबे ऐसे सेल बना लेते हैं ऐसे। अब देखिए जाइगोट के बाद अब जब बनना शुरू हुआ तो उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलना शुरू करेंगे। जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जो बना वो जाइगोट कहलाएगा, और जैसे उसमें डेवलपमेंट शुरू हुआ अब उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलना शुरू कर देंगे। बात समझ आ गई। तो अब देखिए जाइगोट में जो ये पहले बना उसको बोला गया प्रो एम्ब्रियो। क्या बोला गया, प्रो एम्ब्रियो। मतलब प्रो मतलब पहले, है ना, या प्री बोल सकते हैं, प्रो एम्ब्रियो। अब देखिए ये जो जाइगोट ऐसा बना तो इसमें क्या हुआ कि इस वाले जाइगोट में आगे चल के फिर से इसमें डेवलप हुआ। उधर वाला पार्ट तो ऐसे ही था और नीचे वाला जो पार्ट था इसमें क्या हुआ कि नीचे तरफ ज़्यादा ग्रोथ करने लग गया। तो ये ऐसे 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 यहाँ पे ये ग्रोथ इसकी बढ़ने लग गई, है ना। तो ये कि ये ऐसे ना बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तो एक्चुअली इसको ना इस बात को बोला गया, इसको बोला गया ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। जो ये वाला है ये कहलाया ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। बस हमारी पहले जाइगोट था, जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रियो बना,
और उसके बाद ये नीचे ऐसे बाल लाइक थोड़ा स्ट्रक्चर बन गया, इसको बोला गया ग्लोबुलर एम्ब्रियो। बात में आई। अब देखिए इसके बाद ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो था ये ऐसे हार्ट शेप का बनने लग गया। नीचे वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट ये कुछ ऐसा हार्ट शेप दिखाई दे रहा हो ना आपको, ये ऐसा देखिए, ये कुछ ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसे तो होता है दिल, है ना, वो फिल्मी दुनिया वाला दिल, बाकी दिल ऐसा नहीं होता है, दिल का आकार कुछ और होता है, लेकिन आप यही समझिए। तो इसको अब ये ऊपर वाला तो ये वैसे ही था ये वाला, अब इसके अंदर हार्ट शेप हो गया, तो एक्चुअली इसको ही बोल ही दिया गया हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, है ना। पहले जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अब देखिए यही ऐसे आगे डेवलप करने लग गया, जो हार्ट शेप है, और जो ये धीरे धीरे ये वाला पार्ट है ना धीरे धीरे डिजेनरेट होने लग जाएगा, ये धीरे धीरे डिजेनरेट होगा और ये डेवलप होता चला जाएगा। हाँ ये हाँ हाँ वाइड करता जाता है। अब देखिए इसको न्यूट्रिशन, हाँ ये पहले ये लास्ट हार्ट शेप बनेगा, अभी और आगे से होगा। अच्छा इसको अब भाई ये बड़ा हो रहा है, इसको न्यूट्रिशन कौन दे रहा होगा, कौन देगा न्यूट्रिशन इसको, इसी को, हाँ इंडोस्पर्म। अरे इसी तो बना था वो, जब जाइगोट बनेगा, सीड जब तक बन नहीं जाएगा तब तक हम तुमको इंडोस्पर्म देंगे। अब बोला है ना हम तुमसे वादा करते हैं कि तब तुम्हारा सीड बन नहीं जाएगा तब तक हम तुमको न्यूट्रिशन देंगे। तो ये जो बड़ा हो रहा है इसको एनर्जी तो चाहिए ना, तो इसको न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, एंडोस्पर्म। बात समझ आ गई। तो ये इसको न्यूट्रिशन दिया। अब देखिए ये एकदम छोटा हो गया, ये लग रहा है ना वेस्टिजियल, वेस्टिज समझते हैं, वेस्टिज मतलब, वेस्टिजियल मतलब जो कोई काम जिस ऑर्गन का नहीं होता बहुत छोटा हो जाता है, तो ये बहुत एकदम वेस्टिजियल हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसका साइज थोड़ा सा और ऐसे बन गया, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये बना। अब देखिए इसके बाद ये वाला कुछ इसका शेप ना ऐसा हो जाएगा, देखिए ऐसा, इसका शेप है कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा आप, इस तरह से, ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, और ये ऐसे बन गया, है ना, ये कुछ ऐसा बनने लग जाएगा। तो ये भी देखिए कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसा था, अब यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से रूप ले लेगा। ये कुछ नीचे वाला पार्ट ऐसा, और फिर इसके बाद ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है, तो देखिए ये कुछ ऐसा बन गया। अब देखिए ये जो दो थे ना, ये आगे चल के इन दोनों को हम लोग बोलेंगे, इसको और इसको हम लोग बोलेंगे कॉटिलीडन्स। पता है कि कॉटिलीडन वो होता है जब चने को आप तोड़िए तो 2 कॉटिलीडन बनता है ना, ऐसा ना, चने का 2 दाल होता है, चना हो गया, अरहर का दाल हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, सब में क्या होता है 2 दाल होता है, तो ये वही कॉटिलीडन का काम करेगा। तो ये कॉटिलीडन बन गया। और ये वाला जो पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग ना बोल सकते हैं ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या है, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में देखिए क्या क्या मिलता है, इधर ऊपर तरफ ये जो है ये है प्लीम्यूल, इसमें जो ऊपर तरफ दिखाई देता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लीम्यूल। और इसी प्लीम्यूल के नीचे ये वाला प्लीम्यूल था, और इसके नीचे आएंगे ना तो इसको बोलते हैं इपीकोटाइल, इपीकोटाइल। ठीक है, और अब सबसे नीचे ऊपर प्लीम्यूल था और नीचे अंदर क्या है, रेडिकल है। नीचे जो यहाँ वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रेडिकल, और रेडिकल के जस्ट ऊपर पाया जाएगा हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। बस में आ गई। और रेडिकल के ऊपर एक ऐसा आवरण होता है, मतलब इसको कवर करता है ऐसे, तो इसको बोला जाता है रूट कैप, रूट कैप। अब देखिए ये कुछ ऐसा बन गया, तो ये एक कंप्लीट एम्ब्रियो है। क्या बन गया, एक कंप्लीट एम्ब्रियो, मतलब ये सीड बनेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली ये जो प्लीम्यूल है, ये प्लीम्यूल जब सीड जर्मिनेट करेगा तो स्टेम बनाएगा,
और जो ये रेडिकल है, जब ये रेडिकल जनरेट करेगा तो रूट बनाएगा। आगे क्वेश्चन इसका ही बनेगा। प्लीम्यूल क्या बनेगा? स्टेम। रेडिकल क्या बनाएगा? रूट। और रूट के ऊपर ना एक बाहर एक कवरिंग होती है, इसको रूट कैप बोलते हैं, है ना। और ये हाइपोकोटाइल, हाँ। अब देखिए, अच्छा देखिए कितना, एक बात कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए कि ये सीड है, मान लीजिए सीड है, हमने ये कहा कि इधर इसका क्या है? प्लीम्यूल, और इधर मान लीजिए यहीं कहीं पे क्या है? रेडिकल। बात समझ आ रही है? अब देखिए जानते क्या है, प्लीम्यूल हमेशा स्टेम बनाता है, और स्टेम किधर जाता है? ऊपर की ओर। ऐसा किसी सीड में हुआ है किसी का स्टेम नीचे जमीन में घुस जाए? नहीं हुआ है। कोई उसको बताता है? मतलब उसके पास भी, कहने का मतलब तो प्लांट के ब्रेन नहीं होता, लेकिन इस बात का तो सेंस है ना। अगर आप ये प्लीम्यूल मान लीजिए ऐसे स्टेम निकाला ऊपर जा रहा है, आप उसको ऐसे उल्टा करके नीचे कर दीजिए, आप अपने आप कुछ दिन बाद ये फिर से ऊपर जाने लग जाएगा। ऐसा होता ही नहीं। मतलब जड़ कभी ऊपर नहीं जा सकती, रूट ये स्टेम कभी नीचे नहीं जा सकता। इतना बात का सेंस होता है। इसमें प्लांट में एक चैप्टर था 11th में, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको, जो थिग्मोट्रापिज्म और कीमोट्रापिज्म और फोटोट्रापिज्म। तो ये लाइट की ओर जाता है ना, और ये लाइट से अपोजिट जाता है, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और ये कहलाएगा निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और अगर नीचे अर्थ की ओर जाएगा तो बोला जाएगा जियोट्रॉपिज्म। तो रूट क्या होता है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और ये क्या होता है? निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। बात समझ आ गई? ये हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ही पढ़ेंगे आगे जब बात आएगी तो ये रूट का प्लीम्यूल्स हो गया। अब देखिए ये वाला, ये जो बना, ये कंप्लीट टिपिकल डाइकार्ड का एम्ब्रियो है। क्या है ये? डाइकार्ड का एम्ब्रियो है। डाइकार्ड समझते हैं किसको बोलते हैं? हाँ, जिसमें ये 2 कोटिलिडन होगा। एक्चुअली ये डेवलपमेंट देखा गया ना, ये एक्चुअली डाइकार्ड का ही है। ये जो स्टेजेज है ये डाइकार्ड के ही है। बात समझ आ रही है? तो ये डाइकार्ड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि इसमें अभी हम लोग मोनोकार्ड वाले थोड़ा समझेंगे। तो ये डाइकार्ड का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, इसमें 2 कोटिलिडन है। बात समझ आ गई? अब देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये सब कुछ वही है, बस यहाँ पे समझना ये। देखिए यहाँ पे ये एक एम्ब्रियो सैक था, ये देखिए यहाँ पे ये जाइगोट यहाँ बनेगा ऊपर, ये इसमें उल्टा था तो सीधा हुआ इसमें ये, तो ये जाइगोट यहाँ बनेगा। अब यही जाइगोट देखिए यहाँ डेवलप हो रहा है, पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये देखिए ग्लोबुलर एम्ब्रियो है ना, फिर ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बना, फिर ये पूरा ये एक टिपिकल एम्ब्रियो ये वाला पूरा कंप्लीट बन गया। बस में आ गई? अब यही एम्ब्रियो आगे सीड बना देगा। अब जब ये सीड ऐसे डेवलप हो जाएगा तो देखिए ये सीड कुछ ऐसा दिखाई देगा कि ऐसे बीच में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। बात में आ गई? बीच में क्या होगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस। और कुछ समस्या है क्या? बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस हो जाएगा, और इसमें क्या होगा? इधर इधर दोनों कोटिलिडन हो जाएगा। ऐसे होता था ना सीड में, जब ये डेवलप हो जाएगा तो एक तरफ इधर और एक तरफ इधर। अब इसी में एक तरफ रेडिकल होगा, एक तरफ प्लीम्यूल होगा, है ना। अब रेडिकल जहाँ होगा उसके ऊपर एक कवरिंग मान नीचे है, तो एक कवरिंग हुई, इसको हम लोग क्या बोला गया था? ये रूट कैप था। एक्चुअली ये जो रूट कैप है, ये रूट कैप ना जैसे जमीन के अंदर रूट जमीन के अंदर घुसती है, जमीन के अंदर जाएगी उसको मिट्टी मिलेगा, उसको उस पर संघर्ष करना पड़ेगा, तो उसकी बहुत कोमल शाखा रहती है उस समय। हाँ, तो ये प्रोटेक्शन करने काम करता है। आप कभी ऐसा देखिएगा, कोई ऐसे रूट निकालिए, मिट्टी हटा के आपको बाहर एक रूट कैप मिलेगा। बस समझ आई? तो ये इस तरह से कुछ एम्ब्रियो दिखेगा। ठीक है, अब देखिए ये बात हो गई। अब थोड़ा सा एक बात ये समझना हम लोगों को कि जो एम्ब्रियो सैक होता है, जो एम्ब्रियो सैक बना डेवलप होने के बाद, तो ये एक्चुअली कहाँ बना था? देखिए यहाँ पे। अब पहले एक बात ये कि ये है आपका पिस्टिल, है ना, और यहीं पे नीचे क्या था? ओवरी, और यहाँ पे क्या था? ओव्यूल। बस में आ गई? तो फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओवरी आगे चल के कुछ दूसरे फॉर्म में बनेगी। जैसे हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी क्या बनाएगी? फ्रूट। बस में आ गई? ओव्यूल क्या बनाएगा? सीड, है ना। तो अब ये समझना कि जब ये कंप्लीट फर्टिलाइजेशन होने के बाद कौन क्या बनाएगा, इससे भी आपके नीट में क्वेश्चन आते हैं कि ओवरी डेवलप हो क्या बना देगी? फ्रूट। ओव्यूल डेवलप क्या बनाएगा? सीड। अब देखिए ओव्यूल है तो ओव्यूल का इस तरह से ये पार्ट भी तो होता है, ये नीचे वाले ये पार्ट 1 2
3, और इसमें ऐसे 1 2 3 ऊपर यहाँ, है ना, और इसके ऐसे कुछ प्रोटेक्शन भी होते हैं ऐसे, और ये ऐसे कुछ ऐसा तो ओव्यूल होता है। ये दोनों इंटेगुमेंट है, ये आउटर इंटेगुमेंट, ये इनर इंटेगुमेंट। बस में आ गई। ये इंटेगुमेंट जो है ये भी कुछ बनाएगा आगे चल के, जो इसके अंदर है ये भी कुछ बनाएंगे आगे चल के। तो किससे क्या बनेगा हम लोग उसको थोड़ा समझेंगे। बस में आ गई, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए एक्चुअली ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन ओवरी, ओवरी में का बाद में क्या क्या चेंजेस आएगा। बस में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो पा रही ना। देखिए एक्चुअली क्या है, पहला नंबर है ओवरी, पहला क्या है ओवरी। तो ये ओवरी आगे चल के क्या बनाएगी, फ्रूट। बस ये याद रखना है। अब ओवरी में ना ओवरी होगा तो इसका ओवरी का वाल होगा, तो ये है ओवरी का वाल, और ये आगे चल क्या बनाएगा, फ्रूट का वाल। बस में आ गई। और यहाँ है ओव्यूल, ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड। अब देखिए ओव्यूल अकेले नहीं था, ओव्यूल में ये सब पार्ट भी थे, जैसे ये इंटेगुमेंट है ना, ये आउटर इंटेगुमेंट है, और ये वाला इनर इंटेगुमेंट है, और ये एम्ब्रियोसैक है। तो इसकी भी कुछ कहानी होगी कि, और यहाँ पे ये भी था, ये क्या था, ये फ्यूनिकल था, ये फ्यूनिकल था, ये क्या था, हाइलम था। तो ये भी कुछ बनेगा, ये भी कुछ बनेगा। और इस रीजन को माइक्रोपाइलर रीजन बोला गया था, तो ये भी कुछ बनेगा। समझ आ रही है। और ऊपर चैलेजल इंड था, तो हो सकता है वो भी कुछ बने, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ओवरी पूरा ओव्यूल तो सीड बनेगा। अब जो फ्यूनिकल है ये आगे चल के स्टाक बनेगा। फ्यूनिकल क्या बनेगा, स्टाक बनेगा। स्टाक क्या होता है, जो जैसे जहां से ओव्यूल अटैच होता है प्लासेंटा से, तो सीड भी प्लासेंटा से अटैच होगी, तो वो उसको बोलेंगे स्टाक, है ना। और जो हाइलम है, ये क्या है, हाइलम, है ना। ये हाइलम क्या बनाएगा, हाइलम ही रहेगा, इसको बाद में भी हाइलम ही बोलेंगे। और जो ये माइक्रोपाइल है, और ये माइक्रोपाइल भी माइक्रोपाइल ही रहेगा, ठीक है। और अब देखकर तीसरा आएगा इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट कहाँ था, ये बाहर वाले जो लेयर है। तो जो ये इंटेगुमेंट है ये क्या बना देगा, इंटेगुमेंट सीड का कोट बनाएगा, क्योंकि अगर सीड ऐसे होगा तो उसके बाहर एक कोट भी तो होगा, जिसको छिलका बोलते हैं, है ना। तो ये बनाएगा, जो इंटेगुमेंट है वो सीड का कोट बनाएगा। और आउटर वाला जो होगा, जो आउटर इंटेगुमेंट है, ये बनाएगा टेस्टा। मतलब जो सीड का कोट होता है ना, 2 टाइप में होता है, 2 लेयर होते हैं इसमें, एक और ये 2। तो बाहर वाला टेस्टा बनाएगा, और जो इनर वाला है वो क्या बनाएगा, टेगमेन। बस आ गई। तो टेस्टा और टेगमेन ये सीड के दोनों क्या हैं, इनर आउटर। बस आ गई, ये भी याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस भी है, इसमें इस ओव्यूल में कुछ न्यूक्लियस पार्ट भी रहते हैं। जैसे ये यहाँ पे पहले न्यूक्लियस तो भरा रहता है ना, ये अब ये न्यूक्लियस मोस्टली खत्म हो जाता है, न्यूट्रिशन देने पूरा खत्म हो जाएगा उसके पहले, लेकिन किसी किसी में ये बचा रह जाता है। तो न्यूक्लियस जनरली कंज्यूम हो जाता है, लेकिन कुछ में ये रिमेन कंडीशन में रहता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरीस्पर्म। क्या बोलते हैं, पेरीस्पर्म। बस समझ गए। और ये क्या होता है, ये 2 ईयर होता है, क्योंकि ये ना तो हैप्लॉइड हुआ ना तो इसका फर्टिलाइजेशन में हुआ। तो ये पहले क्या बनेगा, अगर रह गया पहले तो खत्म हो जाता है, अगर रह गया तो क्या कहलाएगा, पेरीस्पर्म। बात समझ में आई इतना। तो ये हो गया चेंज होने के बाद कौन क्या बनेगा। बात समझ गए। इसको आप जाके अपने हिसाब से तो लिख लिया करिए। जैसे आप पढ़ाए हैं तो मान लीजिए कोई ब्लर भी दिख रहा है तो बोलें समझ आएगा ना, इसलिए हम लिख दे रहे हैं इसमें कुछ कुछ, ठीक है। तो वो बन गया। अब देखिए ये बात हम लोग की खत्म हो गई। अब आगे चलेंगे थोड़ा सा। अब देखिए एक बात समझिए थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे क्या है, ये जो बना इसमें हमने कहा कि यहाँ पे ये जो बना, ये बना इंडोस्पर्म। कंप्लीट हो क्या बना, इंडोस्पर्म। अब ये किसको न्यूट्रिशन देगा, सीड को। तो न्यूट्रिशन ये देता जाएगा, खत्म होता जाएगा, न्यूट्रिशन देता जाएगा, खत्म होता जाएगा।
एक समय ऐसा आएगा कि सारा एंडोस्पर्म खत्म और सीड का कोटिलिडन डेवलप होकर बन जाएगा। बात समझ आई? लेकिन कुछ सीड में ऐसा भी होता है कि ये एंडोस्पर्म पूरा पूरा खत्म नहीं हो पाता, उसमें कुछ एंडोस्पर्म रह जाता है। तो अगर ये एंडोस्पर्म जिस सीड में बचा रह गया तो उसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एंडोस्पर्मिक सीड है। और अगर पूरा एंडोस्पर्म खत्म करके सीड को दे दिया तो कहना है कि वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। या इसको एक बात और बोल सकते हैं, अगर ये इसमें एंडोस्पर्म रह जाएगा तो बोला जाएगा एल्ब्यूमिनस सीड, या खत्म हो गया तो कहलाएगा नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। बात में आ गई? अब देखिए यहाँ पे ये दोनों है, मैच्योर सीड जो होती हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? मैच्योर सीड। ये दो टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी नॉन एल्ब्यूमिनस, है ना, यहाँ पे एल छूट गया था, है ना, या हो नॉन एल्ब्यूमिनस, या इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस। क्या बोल सकते हैं? एक्स एल्ब्यू, हाँ ये एक्स बोल सकते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। ये दोनों नाम से इसको बोला सकता है। तो मतलब ये है कि इसका सारा एंडोस्पर्म खत्म होकर सीड को दे दिया है। बात समझ में आ गई? तो वो उसका एंडोस्पर्म सारा क्या हो गया? खत्म हो गया। अब ऐसे देखिए कौन कौन सा सीड है। एक तो पी हो गया, मटर जानते हैं। दूसरा क्या हो गया? ये ग्राउंड नट हो गया। और बीन हो गया। बीन आप जानते हैं ना, क्या होता है बीन? हाँ सेम, सेम जो नहीं होता, सेम कब जानते हैं? सेम, सेम भी कब ये इसी में आएगा। फिर इसको ऐसे बचा सकते हैं, जो ये अपना जिसमें दालें होती हैं ना, जैसे चना हो गया, वो क्या है? कोटिलिडन है। तो कोटिलिडन जो बना है ना, वो एंडोस्पर्म को खा खा के ही बना है। बस में गई? तो एंडोस्पर्म को खा के क्या बन गया है? कोटिलिडन। तो इन सब में कोटिलिडन भी देखने को मिलेगा, और कैसा? डाई कोटिलिडन। बस में गई? और कुछ ऐसी होती हैं कि एल्ब्यूमिनस सीड, मतलब इनका क्या है कि इनका ये जो एंडोस्पर्म था, ये एंडोस्पर्म सारा खत्म होकर सीड में नहीं बना है। तो इसका मतलब इसमें कुछ बचा रह गया है। जो बचा रह गया तो उसको बोला गया एल्ब्यूमिनस सीड। बात में आ गई? अब ऐसी कौन कौन सी? जैसे गेहूं हो गया, है ना, और मेज हो गया, मेज जानते हैं ना, मकई, गन्ना और मक्का। और बार्ली हो गया, और कैस्टर, कैस्टर मालूम है? नहीं, कैस्टर उसको नहीं बेटा, मस्टर्ड नहीं, कैस्टर एक होता है, कैस्टर ऑयल आता है, उसको ऐसे लोकल लैंग्वेज में रेडी बोलते हैं। ब्लैक कलर का होता है। नेट नहीं चल रहा, उन्हें दिखाते, नेट बंद है, ठीक है। और दूसरा होता है कोकोनट। तो ये सारे क्या हैं? ये होते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। मतलब इसके अंदर एंडोस्पर्म भी बचा हुआ है। सबसे ज़्यादा तो इसमें है ना, कोकोनट में पूरा पूरा एंडोस्पर्म बचा हुआ है। सीड तो इतना है छोटा सा, सारा एंडोस्पर्म बचा हुआ है इसमें। बाकी क्या है? ये है बार्ली, है ना, बाकी मेज और वीट, ये सब कैसे होते हैं? एल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड, है ना। ये अब ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल आएगा तो बस ऐसे पूछ लेगा ये इनमें से कौन नहीं है, कौन है, बस हो गया। अगर एग्जाम्पल आएगा तो यही आएगा। बाकी बहुत सारे सीड हैं, लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हमें मेन इनसे मतलब है। हाँ, क्योंकि इंस्टेंट में एग्जाम्पल वही आएगा, एग्जाम्पल आएगा तो बस में आ गई। चलिए, तो ये बात हो गया। अब देखिए आगे चलेंगे हम लोग, तो आगे समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। बस में आ गई थोड़ा सा। देखिए डाइकाट हम लोग डेवलपमेंट समझ लिए। अब डेवलपमेंट होने की प्रोसीजर लगभग उसी तरह रहेगी जैसे उसमें हुआ था, वैसे इसमें भी रहेगा। अब इसमें एक चीज़ जो अलग दिखेगा, तो वो देखिए क्या दिखेगा कि मोनोकाट मतलब एक कोटिलिडन, डाइकाट मतलब दो कोटिलिडन। जैसे कि जो डाइकाट था तो ये वाला एक था एम्ब्रियोनिक एक्सिस, इसके एक इधर और एक से एक इधर, ये था, तो ये दोनों है डाइकोटिलिडन कहलाएगा। लेकिन मोनोकाट होगा तो इसमें एक जो एक है वो नहीं रहेगा, जो एक वाला कोटिलिडन नहीं रहेगा तो रहेगा मोनोकोटिलिडन। बाकी इसका डेवलप होने की प्रोसीजर लगभग सेम है। एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है कैसे डेवलप होता है, लेकिन बस इसके बारे में समझाया गया है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि इससे कैसे कैसे होता है। तो देखिए अगर बात करेंगे, हाँ पानी पी लीजिए।
अबे उनको प्यास लग गई थी ना। ठीक है, तो देखिए हम लोग को समझना है मोनोकाट का जो होता है एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद वो कैसा दिखता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डायग्राम तो बनाए हैं, इसको बताते चलेंगे। ये वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका मेन एम्ब्रियोनल एक्सिस। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था ऐसा एक था और एक इधर कोटिलिडन और इधर कोटिलिडन डेवलप होने के बाद, तो इसके बाद ये भी है। देखिए ये होगा एक, इसको हम लोग बोला कि ये पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें जो सबसे ये ऊपर है ये वाला जो है इसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और इसके नीचे यहाँ पे जो है ये दूसरे कलर्स करते हैं इसको, ये है प्लीम्यूल, है ना। ये लिख देने वाले दिखाई नहीं देते, कोलियोप्टाइल, और ये है प्लीम्यूल। और इसके नीचे वाला पार्ट इतना एरिया लगभग ये कहलाता है इपिकोटाइल। देखिए वहां भी था ना इपिकोटाइल, इपिकोटाइल। और इसके बाद देखिए इधर होना चाहिए एक कोटिलिडन, तो इधर वाला कोटिलिडन डेवलप है, लेकिन जो इधर वाला है ये डेवलप हो गया, मतलब कम डेवलप है, तो पूरा छोटा हो गया है। तो ये भी ऐसे छोटा हो गया, तो ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये छोटा सा इतू सा, इसको बोलते हैं इपीब्लास्ट। याद रखिएगा, दूसरा वाला कोटिलिडन छोटा होके क्या बना देता है, इपीब्लास्ट। तो इसमें क्या हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इपीब्लास्ट। बस समझ गए। और नीचे वाला ये वाला तो हाइपोकोटाइल है, इधर वाला क्या है, ये हाइपोकोटाइल। और यहाँ पे ये है रेडिकल, ये क्या है, रेडिकल। और इसके ऊपर क्या होगा, ये होगा रूट कैप। बस में आ गई। और इसमें एक बात और होता है, रूट कैप के ऊपर एक और लेयर होती है, इसको बोलते हैं कोलियोराइजा। बस में आ गई। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और इधर देखिए जो ये वाला पूरा सा डेवलप है, ये तो पूरा क्या है, इन कोटिलिडन है। जो ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये है, ये पूरा क्या है, ये एकदम कोटिलिडन है। पास में आ गई। अब हमने कहा कि कोटिलिडन अगर इसका पूरा डेवलप नहीं हुआ है तो इसका मतलब इसमें एंडोस्पर्म ही बचा रहेगा। तो जब इसका एंडोस्पर्म बचा रहेगा तो देखिए जो ये वाला है, ये वाला जो इतना ये दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर जो कर रहे हैं ये क्या है, ये है आपका एंडोस्पर्म। पास में आ गई। तो ये इसमें बचा है एंडोस्पर्म, तो ये वाला कहलाएगा, रेड कलर वाला क्या है, ये एंडोस्पर्म। और देखिए एक वाला कोटिलिडन छोटा होगा, इपीब्लास्ट बना दिया, और दूसरा वाला जो कोटिलिडन जो व्हाइट कलर दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे स्कूटेलम। क्या बोलेंगे, स्कूटेलम। देखिए यहाँ पे एक जैसे इसमें दो कोटिलिडन होता है, तो एक तो छोटा हो गया उसको बोला गया इपीब्लास्ट, और जो बचा खुचा है उसको बोलेंगे स्कूटेलम। हाँ, जो बचा कोटिलिडन बोलते हैं स्कूटेलम। डाइकॉट में तो कोटिलिडन ही कहेंगे। डाइकॉट में दो कोटिलिडन है, इसमें एक कम डेवलप हो गया, जो कम हुआ उसको बोला गया इपीब्लास्ट, जो बड़ा है उसको क्या बोला गया, स्कूटेलम। अब देखिए यहाँ पे इसमें एंडोस्पर्म बचा भी है। पास में आ गई। तो ये मोनोकाट एम्ब्रियो या मोनोकाट सीड के डेवलपमेंट होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है। इससे इस साल नीट में भी सवाल आया था। देखिए आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसा है डायग्राम, अगर दिखाएंगे तो ये बताते ना, इससे सवाल आया था ये डायग्राम से। और ये डेवलप होने के बाद जो बना है ये कुछ ऐसा बना है। देखिए ये देखिए, वो तो वही डायग्राम था ना, तो सब वही है। ये देखिए वाला हो गया, और ये डेवलपमेंट होने के बाद जो हमने बनाया ये पूरा रूट कोलियोप्टाइल इपीब्लास्ट। ये देखिए मोनोकाट का है, इसमें ये वाला इपीब्लास्ट है। अब एनसीईआरटी में डायग्राम ऐसा, इसमें समय थोड़ा समझ में कम आता, इसलिए हमने अलग से बता के समझाया था उसमें।
तो ये देखिए एपीब्लास्ट बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है ना। और ये देखिए स्कूटेलम, जो ये बड़ा वाला ये वाला है, ये कहलाएगा स्कूटेलम, है ना। और ये कोलियोप्टाइल है, और ये सूट का अपेक्स मतलब जहाँ से स्टेम बनेगा, है ना, ये वाला पार्ट है। ये नीचे रेडिकल है, रूट कैप है, कोलियोराइजा है। हाँ, जहाँ से अब ये प्रीम्यूल वाला पार्ट बनेगा ना, तो ये वाला पार्ट हो गया। तो ये एक मोनोकाट का एम्ब्रियो है ये, है ना। ये ग्रास के एम्ब्रियो, ग्रास क्या होता है, मोनोकाट होता है। तो ये ग्रास के एम्ब्रियो को कट करके दिखाया गया है। बस में आ गई। अब देखिए ये सीड यहाँ वाला, ये वाला जो डेवलप होकर बना था, इससे क्वेश्चन आता है। ये वाला देखिए, ये है, ये मोनोस्पर्मिक का है, ये जो है ये, हाँ, ये इससे आंसर आया हुआ, इससे क्वेश्चन आया हुआ था। ये कुछ सीड है, ये कट के बना थे। ये वाला देखिए, ये क्या है, ये स्कूटेलम है। और ये वाला जो बचा हुआ क्या है, ये इंडोस्पर्म है ना। बाकी ये कोलियोप्टाइल, प्लीम्यूल, रेडिकल, कोलियोराइजा। बस में आ गई। तो अब ये डायग्राम भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। ये वो वाला डाइकाट हो गया, और वो वाला हो गया मोनोकाट का डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एक बात देखिए, लिखा है पेरिस्पर्म। क्या लिखा है, पेरिस्पर्म। अब देखिए पेरिस्पर्म का मतलब ये होता है कि हमने अभी इसके पहले बताया थोड़ा सा, कि जो न्यूक्लियस है, जैसे जो पहले ओव्यूल बनता है ना, वो ओव्यूल में खूब सारा न्यूक्लियस रहता है, ये ऐसे भरा रहता है। ये न्यूक्लियस मोस्टली कंज्यूम हो जाता है, और कंज्यूम होने के बाद एंडोस्पर्म बनेगा, कुछ यूज करेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी किसी में न्यूक्लियस कंज्यूम नहीं होकर रह जाता है। तो अगर देखिए इसमें ये पूरा ये दिखा रहा है, जो ये बचा हुआ है, ये ऐसे इसमें, बस ना, ये मतलब ये बचा इसमें परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट न्यूक्लियस, इसी को बोलते हैं पेरिस्पर्म। बस में आ गई। ये मैच्योर सीड में अगर न्यूक्लियस बचा रह गया तो कहलाएगा पेरिस्पर्म। ये एक्चुअली बीट में और ब्लैक पीपर होता है, जो लोग आते हैं ना यूज करते हैं खाने में, काला मिर्च और काली पीपर जो होता है ना, तो उस ये वही खाया था, इडिबल पार्ट उसका पेरिस्पर्म है ना। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग समझे आज। अब देखिए ये हम लोग आगे बाकी थोड़ा सा बचा है, कल समझेंगे। तो अब बस एक बार रिकॉल जल्दी से रिकैप कर दे रहे हैं दोबारा, समराइज। हम लोग आज क्या क्या चर्चा किए। ये पूरा यहाँ से डबल फर्टिलाइजेशन से डेवलपमेंट होने के बाद, है ना, ये जाइगोट से जब एम्ब्रियो बना था, तो उसके बाद से ये कैसे बना, ये एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना, ये कैसे हुआ उसको देखे। उसको ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इसमें पूरा समझे हम लोग कैसे कैसे ये एम्ब्रियो बन के ये डाइकॉट के डेवलपमेंट का है। बस में आई। तो डाइकॉट का डेवलपमेंट है, ये इसको देख लिए। उसके बाद ये क्या, उसके बाद ये कैसे टाइप होते हैं, ये दो टाइप के जो सीड हुआ करते थे, ये पता। अब ये है कि ये फर्टिलाइजेशन के बाद कौन पार्ट क्या बनता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। उसके बाद फिर ये दो टाइप थे, एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, वो कैसी होती है, ठीक है। ये सब बातें हम लोग आज देखें। अब हम लोग कल देखें क्या, अगले लेक्चर में जब होगा तो क्या देखेंगे, इसके बाद डॉर्मेंसी देखेंगे। डॉर्मेंसी क्या होता है, सीड की वायबिलिटी क्या होती है, कब तक रहेंगे तो जर्मिनेट नहीं करेगा, कब तक डॉर्मेंट कंडीशन में रहेगा, ये सारी चीज़ हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो और भी हम लोग को अच्छा लगेगा। और ये जो रिकॉर्ड हो रहा है इसमें ऑफलाइन भी क्लासेस चल रही हैं, तो जिसको अच्छा लगेगा आके अपना ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। बंद कर दीजिए।